नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दिल्ली का दादा पार्ट 2। देवराज चौहान रिवॉल्वर के दम पर उन तीनों को बाहर लाया। सबने यह खूनी तमाशा देखा। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो करण सिंह को जानते थे, पहचानते थे। जो नहीं पहचानते थे अब वे भी जान गए थे और भयपूर्ण निगाहों से यह सब देख रहे थे। देवराज चौहान उन तीनों को होटल से कुछ दूर फुटपाथ पर उसी जगह ले आया जहां परसों रात खून खराबा हुआ था। करण सिंह लोगों की चुपती निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था। इतना अपमान उसने आज तक बर्दाश्त नहीं किया था, परंतु उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे बेहद सतर्क और हर पल फायर करने को तैयार था। देवराज चौहान ठिठका और क्रूरता भरी निगाहों से तीनों को देखा। आप बोल करण सिंह, तुम जो कर रहे हो उसे माफ नहीं किया जा सकता। करण सिंह दांत भींचकर गुर्राया। तुमसे माफी मांगी ही किसने है? माफी मांगने का तो अब तुम्हारा वक्त है। करण सिंह गुर्रा कर रह गया। अपनी मौत को दावत दे दी है तुमने देवराज चौहान। मैं वो सांप हूँ जो काटे बिना नहीं छोड़ता। तुमने मुझे छेड़कर अपनी जिंदगी की भारी भूल कर ली है, तो अभी भी हौसला रखते हो? देवराज चौहान मौत सी हंसी हंसा। हौसला तो बहुत है, परंतु तुम्हारी रिवॉल्वर ने इस वक्त मुझे मजबूर कर रखा है। बहुत खूब। देवराज चौहान कहर भरी हंसी हंसा। हर पल कुत्तों को साथ लिए घूमते हो और कहते हो हौसला बहुत है। हौसले वाले मेरी तरह घूमते हैं करण सिंह। तुम देखना, मरोगे। करण सिंह जैसे तड़प रहा था। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा और भी भयानक हो उठा। मौत के साए उसकी आंखों में मंडराने लगे। ट्रिगर पर उंगली की सख्ती बढ़ गई। उसके चेहरे के भाव देखकर करण सिंह का रंग फक सा पड़ने लगा। करण सिंह, मैं तेरा हौसला देखना चाहता हूँ कि तू मुझे कैसे मारेगा। इसलिए मैं तेरी जान नहीं लूंगा। तुझे अपना हौसला दिखाने का एक मौका जरूर दूंगा। देवराज चौहान के शब्दों को सुनकर करण सिंह के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। तभी देवराज चौहान की उंगली हिली, नाल से गोली निकली और करण सिंह की टांग में प्रवेश कर गई। कान फाड़ देने वाला फायर का धमाका हुआ था और उससे भी जोर से चीखा था करण सिंह। चीखते हुए करण सिंह ने अपनी टांग पकड़ी और नीचे जा गिरा। उसकी चीखें निकली जा रही थी और उसके दोनों साथी आतंकपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहे थे। उन्हें इस बात का भय था कि करण सिंह जैसा हाल उनका भी ना हो। देवराज चौहान की मौत से भरी निगाह उन दोनों की तरफ उठी। वे दोनों मन ही मन सिहर उठे। वे चाहे कितने ही खतरनाक सही, परंतु इस समय देवराज चौहान का सामना करना उन्हें बहुत भारी काम लग रहा था। करण सिंह की चीखें बराबर गूंज रही थी। उठाओ इस कुत्ते को और ले जाओ इसके बाप के पास। देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। उन दोनों ने एक पल की भी देर नहीं लगाई। नीचे पड़े तड़पते करण सिंह को उठाया और उस तरफ तेजी से बढ़ गए जहां उन्होंने कार खड़ी की थी। देवराज चौहान मौत किसी निगाहों से उन्हें जाते देखता रहा, फिर पलटकर तेजी से आगे बढ़ गया। वह जानता था कि सूरज प्रताप सिंह अपने बेटे की यह हालत देखेगा तो क्रोध से पागल हो उठेगा और उसके पास झगड़ा करने का समय नहीं था। वह तुरंत दिल्ली पहुंचना चाहता था। सांता क्रूज एयरपोर्ट पर टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने फौरन नीचे उतरकर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला। देवराज चौहान बाहर निकला। हाथ में ब्रीफकेस था और वह मेकअप में था। भीतर देखे बिना उसने ड्राइवर को 100 का नोट बिल के रूप में दिया और शीशे का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। एयरपोर्ट का खूबसूरत नजारा उसे दिखाई देने लगा। तीव्र प्रकाश बहुत भला लग रहा था। लोग सामानों और पोर्टरों के साथ इधर उधर जा रहे थे। देवराज चौहान राजीव गुलाटी के नाम से दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक करा चुका था। उसने कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा। अभी फ्लाइट रवाना होने में 1 घंटा बाकी था। सिगरेट सुलगाकर उसने सोच भरी निगाहों से आते जाते लोगों को देखा, फिर सामने नजर आ रही बूथों की कतार की तरफ बढ़ गया। बूथ के भीतर पहुंचकर उसने आर्य निवास होटल फोन किया। रात हो चुकी थी, 9 बज रहे थे। उसे आशा थी कि केतन ठाकर आर्य निवास में ही मिलेगा और वह मिला। हेलो गुलाटी साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक तो है ना आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, देवराज चौहान बोला। इस समय एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ।
दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ, अपने दोस्त से मिलना है। उसका कोई फोन वगैरह आए तो कह देना मैं दिल्ली में हूँ। कह दूंगा। वैसे मुंबई छोड़कर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या मतलब? आज जब आपने करण सिंह को गोली मारी तो 2 घंटे बाद ही उसके आदमी होटल पर आ धमके। होटल से उन्हें मालूम हो गया कि मेरे आपके अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आपके बारे में पूछने लगे कि देवराज चौहान कहाँ है। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप देवराज चौहान नहीं बल्कि दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन राजीव गुलाटी हैं। ना तो वे मेरी बात माने और ना मैं उनकी। फिर पूछने लगे कि आप कहाँ हैं। अब मुझे क्या मालूम और मैं उन्हें क्या बताता, क्योंकि उसके बाद तो आप होटल लौटे ही नहीं। उन्होंने आपके कमरे की तलाशी भी ली। सूटकेस में कपड़ों के अलावा नोटों की गड्डियां थी, 30-40 हजार रुपया। उसे तो वे छोड़ गए। मेरा सारा सामान तुम अपनी कस्टडी में रख लेना, देवराज चौहान ने कहा। बाद में ले लूंगा। वह तो रख लिया है। फिर उनसे क्या बात हुई? देवराज चौहान ने पूछा। खास नहीं, मैंने इतना बता दिया कि आपके बारे में मुझे कोई खबर नहीं, सिवाय इस बात के कि जल्दी ही आप दिल्ली जाने वाले हैं। केतन ठाकर की आवाज आई। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तुमने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, यह बता देने में मैंने कोई हर्ज नहीं समझा। वे तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। अब वह केतन ठाकर को कैसे समझाता कि उन्हें इतना बता देने में ही बहुत हर्ज है। एकाएक देवराज चौहान को अपने गिर्द खतरा सा महसूस होने लगा। उसने बूथ से बाहर झांका, परंतु कोई खतरा नजर नहीं आया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? केतन ठाकर की आवाज आई। नहीं, ठीक कहा तुमने। देवराज चौहान अब उसे और कहता भी क्या। एक बात तो बताइए, क्या आप राजीव गुलाटी हैं या देवराज चौहान? तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही राजीव गुलाटी रहूंगा। इसका मतलब आप देवराज चौहान हैं? वे तो कह रहे थे कि देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है, कानून की निगाहों में फरार मुजरिम घोषित है, वांटेड है। बहुत डाके डाले हैं आपने, कईयों का खून किया है। बड़े से बड़ा बदमाश दादा भी आपसे कतराता है। पुलिस भी आपको देखकर मुंह फेर लेती है। और भी जाने क्या क्या कह रहे थे वे लोग। मुझे तो आप बड़े नेक लगे। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। वे मेरे दुश्मन हैं, मुझे बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। क्या सब कुछ ही उन लोगों ने गलत कहा? नहीं, थोड़ा सा ठीक है। तुम इन बातों के फेर में ना पड़ो। देवराज चौहान ने कहा। मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताओ। क्या दिल्ली के पार्क व्यू होटल में तुम्हारा कौन सा खास आदमी है? तुमने बताया था ना? हाँ, बनारसी दास नाम है उसका। तुम्हारा खास बंदा है ना? हाँ, कभी वह मेरे ही होटल में काम करता था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर दिल्ली में जरूरत पड़ी तो वह मेरे कुछ काम आएगा? देवराज चौहान ने पूछा। आएगा कैसे नहीं, साले को मेरा नाम याद दिला देना। वैसे मैं अभी फोन करके एक बार उसे खड़का देता हूँ। चिंता मत कीजिए, वह आपके पूरे काम आएगा, लेकिन थोड़ा लालची है वह। मैं संभाल लूंगा। अच्छा केतन, फिर मिलूंगा तुमसे। ओके, आपके नोट और सामान मेरे पास है। केतन ने उसे फिर याद दिलाया। ठीक है, बाय। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। जो भी हो, केतन ठाकर अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, उन लोगों को यह बताकर कि वह दिल्ली जाने का इरादा रखता था। सूरज प्रताप सिंह के आदमी उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर तलाश करते हो सकते थे। अब खुले में रहना खतरे से खाली नहीं था। बेहतरी इसी में थी कि टिकट चेक कराकर वह भीतर प्रवेश कर जाए। परंतु अपने इस विचार के पश्चात वह एक कदम भी न उठा सका। 20 कदम दूर एक टक सामने ही देखता रह गया। वह 50 बरस का सूट पहने ठीक ठाक व्यक्ति था। उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से में दादागिरी की झलक नहीं मिल रही थी। वह मुस्कुराता हुआ देवराज चौहान को देख रहा था, लेकिन देवराज चौहान की आंखें किसी भी व्यक्ति को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती थी। वह ठीक व्यक्ति नहीं था। उसके मस्तिष्क में यह बात तो आ चुकी थी। एकाएक वह व्यक्ति अपनी जगह से हिला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर करीब आकर वह खुलकर मुस्कुराया। देवराज चौहान इस समय बेहद सतर्क था। हेलो मिस्टर देवराज चौहान, उसने सामान्य लहजे में कहा। कहाँ जाने की तैयारी है? देवराज चौहान खामोश रहा। हम जानते हैं कि तुम दिल्ली जा रहे हो और हम यह भी जानते हैं
कि तुम प्लेन से दिल्ली जाओगे। आना जरा, तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, देवराज चौहान ने शुष्क स्वर में कहा। मेरे प्लेन का वक्त हो रहा है। मेरे पास बेकार करने को जरा भी समय नहीं है। हम कह रहे हैं तो समय निकालना ही पड़ेगा। वह उसी शांत मुद्रा में मुस्कुराया। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। जरूरत तो हम पैदा कर देंगे। इस समय यहाँ पर 4 आदमी मेरे अलावा और हैं जिनके पास रिवॉल्वरें मौजूद हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर भी फायर करने पर कोई ऐतराज नहीं। बस मेरे इशारे का ही उन्हें इंतजार है, लेकिन मेरा इरादा उन्हें इशारा करने का जरा भी नहीं है। देवराज चौहान के होठ भींच गए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कोई भी ऐसा नजर नहीं आया कि वह उस पर उसका आदमी होने का संदेह कर पाता। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। सूरज प्रताप सिंह का सबसे खास आदमी शहजाद खान हूँ। सूरज प्रताप सिंह? देवराज चौहान की आंखों में अंगारे भड़क उठे। हाँ, तो भूला नहीं वह मुझे? देवराज चौहान की आवाज सुलग रही थी। देवराज चौहान कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उसे भूला जा सके। शहजाद खान मुस्कुराया। वैसे सूरज प्रताप सिंह से मिलने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वह बाहर ही मौजूद है। बाहर? देवराज चौहान चौंका। हाँ, आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए चलें, शहजाद खान बोला। शहजाद खान? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर गुर्राते हुए बोला। यह भूल है सूरज प्रताप सिंह की कि वह मुझसे बेटे का बदला ले सकेगा। इस बार मैं उसकी टांग में नहीं, सिर में गोली मारूंगा। शहजाद खान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं आया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वह शहजाद को देखे जा रहा था। सूरज प्रताप सिंह को यहीं ले आओ। मैं 10 मिनट से ज्यादा उसे नहीं दे सकूंगा। सूरज प्रताप सिंह का इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं होगा। बाहर ही चला जाए तो ठीक रहेगा। कहने के साथ ही शहजाद खान ने हाथ बढ़ाकर देवराज चौहान के हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास इस समय रिवॉल्वर नहीं है। एकाएक शहजाद खान मुस्कुराया और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी जेब में डाल दी। इस बात का उसने ध्यान रखा कि उसकी यह बात जग जाहिर ना हो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। अब तो आपको इस बात का अफसोस नहीं कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं है, शहजाद खान ने हंसकर कहा। जो रिवॉल्वर मैंने तुम्हें दी है उसके चैम्बर के हर खाने में बुलेट है। तुमने मुझे रिवॉल्वर क्यों दी? इसलिए कि तुम्हारे दिल में कोई हसरत अधूरी न रहे। सूरज प्रताप सिंह को यह बात मालूम हो सकती है कि नहीं मालूम हो सकती। तुम इस सब का जिक्र उससे करोगे नहीं और मेरा उससे बात करने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन सूरज प्रताप सिंह को मैं खुद यह बात बताऊंगा। शहजाद खान का हिसाब किताब देवराज चौहान की समझ में न आया। देवराज चौहान ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया, फिर शहजाद खान के साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में वे एयरपोर्ट की इमारत से बाहर थे। देवराज चौहान ने हर तरफ निगाह दौड़ाई। कहाँ है? पार्किंग में। दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश था। इमारत की रोशनियां भी वहां उजाला फैला रही थी। वहां पर सैकड़ों कारें मौजूद थी। देवराज चौहान बेहद शांत था, परंतु उसके भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा था। वह इस बात का दृढ़ इरादा किए हुए था कि अपनी जान आसानी से नहीं जाने देगा। अगर सूरज प्रताप सिंह ने उसकी मौत का जाल फैलाया है तो उसे वह तोड़ देगा। हर तरफ उसकी निगाहें घूम रही थी। उनके पीछे एयरपोर्ट की इमारत से वह 4 आदमी भी निकले जिनका जिक्र शहजाद खान ने किया था। शहजाद खान उसे एक कार के पास ले आया। खूबसूरत विदेशी कार थी। उस पर काले शीशे चढ़े हुए थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी कार का दरवाजा खुला और 60 वर्षीय प्रभावशाली व्यक्ति ने कार के बाहर कदम रखा। वह सूरज प्रताप सिंह था। उसने भरपूर निगाहों से देवराज चौहान को देखा और देवराज चौहान ने उसे, मुझे सूरज प्रताप सिंह कहते हैं, उसने बेहद शांत लहजे में कहा। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान साहब कह रहे थे, यह खाली है, इसके पास रिवॉल्वर नहीं है। शहजाद खान अब बेहद सतर्कता और सावधानी से कह रहा था, इसलिए मैंने अपना रिवॉल्वर इन्हें दे दिया। सूरज प्रताप सिंह ने कार का दरवाजा बंद किया और इशारे से शहजाद खान को जाने का इशारा किया तो वह चुपचाप पलटकर वहां से चला गया। देवराज चौहान बहुत ही सावधानी से सूरज प्रताप सिंह को देख रहा था।
और अचानक होने वाली किसी भी हरकत का मुकाबला करने को तैयार था। सूरज प्रताप सिंह ने सिगरेट सुलगाई और अपनी जगह से हिला। धीमे धीमे चलता हुआ बंगले में खड़ी कार के पास पहुंचा और उससे टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत और गंभीर था। मेरे पास वक्त बहुत कम है सूरज प्रताप, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। मेरा प्लेन जाने में बहुत कम समय है। यहाँ मैं किसी भी हालत में ना आता अगर एयरपोर्ट पर तुम्हारे आदमी मौजूद ना होते। शहजाद खान को मैं आसानी से संभाल लेता। सूरज प्रताप सिंह ने धीमे से गर्दन घुमाकर एयरपोर्ट की इमारत पर निगाह डाली। प्लेनों का तेज शोर उनके कानों में पड़ रहा था। एयरपोर्ट पर सूरज प्रताप सिंह ने देवराज चौहान को देखा। मेरा कोई भी आदमी नहीं है क्या? देवराज चौहान चौंका। हाँ, यहाँ पर मेरे और शहजाद खान के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन शहजाद खान तो कह रहा था एयरपोर्ट पर उसके 4 आदमी रिवॉल्वर सहित। कहना पड़ता है, सूरज प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। तुम्हें वहां से निकाल कर यहाँ तक लाना था और जो भी करना था शराफत से करना था, बिना किसी लड़ाई और खून खराबे के। ऐसा मैंने ही उसे कहा था। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह डाली। और अगर मैं बाहर ना आता तो? यह बात की बात थी। वैसे तुम्हारे बाहर ना आने पर मुझे ही भीतर जाना पड़ता, जबकि ऐसी आम जगहों पर जाना मैं अवॉइड करता हूँ। सूरज प्रताप सिंह ने सिगरेट का कश लिया। मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम यहाँ सिर्फ शहजाद खान के साथ अकेले मौजूद हो। मैं कह रहा हूँ तो विश्वास आ जाना चाहिए। वैसे मेरा इस तरह अकेला घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं अकेला ही आना चाहता था, लश्कर के साथ नहीं। देवराज चौहान ने शांत निगाह से उसे देखते हुए सिगरेट का कश लिया। सूरज प्रताप, मेरे प्लेन का समय हो रहा है। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। यह प्लेन अब तुम नहीं पकड़ सकोगे। सूरज प्रताप, देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अपने बेटे की हालत का बदला ले सकोगे। पहली बार मैंने उसकी टांग पर गोली मारी। अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं उसका शरीर छलनी कर दूंगा। जैसा उसने किया वैसा ही पाया है। जो कुछ भी हुआ वह सब करने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था। तुम्हारे आदमी शहजाद खान ने मुझे रिवॉल्वर फौरन थमा दिया, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह खाली है। उसकी चैम्बर में गोली है ही नहीं। कहने के साथ ही दांत भींचकर देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे खोला। अगले ही पल वह चौंका। चैम्बर के सारे खाने गोलियों से भरे हुए थे। उसने सामने खड़े सूरज प्रताप को देखा, जो कि शांत निगाहों से दूसरी तरफ देख रहा था, जैसे देवराज चौहान की किसी प्रकार की हरकत से उसे कोई मतलब ही ना हो। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और चैम्बर बंद करके रिवॉल्वर जेब में डाल ली। दिल्ली जाने के लिए 1 घंटे बाद दूसरा प्लेन है। अब तक शहजाद खान उसमें तुम्हारे लिए टिकट बुक करा चुका होगा, सूरज प्रताप ने पूर्वता लहजे में कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। 2 पलों की चुप्पी को पुनः सूरज प्रताप ने ही तोड़ा। मैंने करण सिंह को सैकड़ों बार समझाया कि एक ही डंडे से शेर और बकरी को नहीं हाका जाता, लेकिन मेरी बात को उसने कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। मुझे मालूम है वह तुम्हारे साथ गलत ढंग से पेश आया। उसने तुम्हें भी आम दादाओं की तरह समझा था। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि उसे सबक सिखाने के लिए तुमने उसकी टांग में गोली मारी, ना कि सिर में। बाप का समझाया तो उसे कभी समझ में नहीं आया। अब शायद तुम्हारे समझाने के अंदाज से उसे कुछ अकल आए। वह हमेशा ताकत के नशे में चूर रहा। ताकत के नशे में मैं भी चूर रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हर किसी पर दादागिरी झाड़ते फिरे। करण सिंह के और तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसे लेकर मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। देवराज चौहान सूरज प्रताप के शांत और गंभीर चेहरे को देखे जा रहा था। मैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हम लोग चाहे जो कुछ भी हैं, अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा वजूद बहुत दमदार है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। करण सिंह को समझाया था मैंने सब कुछ, लेकिन मेरी बात ना मानकर उसने तुम्हें गलत आंका। देवराज चौहान चुप था। वह बखूबी जानता था कि उसके सामने मुंबई की सबसे खतरनाक शख्सियत खड़ी है। आज की तारीख में बहुत बड़ी ताकत रखता था सूरज प्रताप, लेकिन वह उसकी शांत और मीठी बातों के बीच फंसने वाला नहीं था। मैं तुमसे इस तरह एयरपोर्ट पर ना मिलता, आराम से मिलता, परंतु तुम मुंबई से जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुमसे किसी प्रकार की जबरदस्ती करके तुम्हें अपने पास भी बुलवा सकता था।
लेकिन तुम्हारे साथ मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जो तुम्हें पसंद न हो। कश लेकर सिगरेट फेंकने के पश्चात देवराज चौहान बोला, इन बातों को छोड़ो सूरज प्रताप, काम की बात करो। क्या कहना चाहते हो? मुद्दा गजानन का ही है, सूरज प्रताप ने स्थिर लहजे में कहा। वह दिल्ली से मुंबई तक अपनी टांगे पसार लेना चाहता है, जबकि इसमें वह कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, मुंह की खाएगा। परंतु उसकी हरकतें अब हमें नुकसान पहुंचाने लगी है। मेरे इलाके में आकर सरेआम दादागिरी करता है, मेरे आदमियों की हत्या करवाता है, यानी कि ऐसी हरकतें करता है कि मैं मजबूर होकर उस पर हाथ उठाऊं। मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूं, लेकिन मेरे उठ खड़े होने पर बहुत खून खराबा होगा, पूरी दिल्ली थर्रा उठेगी। जबकि मैं चाहता हूं इस मामले में मेरा नाम ना आए और खामोशी से काम निपट जाए। तुम्हारा मतलब है कि यह काम मैं करूं? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी तरफ से गजानन से तुम निपटो, खत्म कर दो उसे, और इस काम के लिए तुम जितना भी पैसा कहोगे, जितनी रकम की डिमांड करोगे, मैं तुम्हें दूंगा। चाहो तो पहले ले लो। देश के जिस कोने में चाहोगे वहीं पर दौलत तुम्हें मिल जाएगी। गजानन के खिलाफ उठने की मेरी दिलचस्पी जरा भी नहीं है। क्यों? वह दिल्ली का दादा है, खतरनाक है, उसके पास लड़ने के कई रास्ते हैं, जबकि मैं अकेला। अगर गजानन आकर यह कहता है कि मैं तुमसे लड़ूं, तो मैं उसे भी मना कर देता। मैं जानता हूँ ताकत के मामले में गजानन किसी भी हालत में कम नहीं, लेकिन देवराज चौहान गजानन से आसानी से निपट सकता है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं यह बात कैसे भूल सकता हूँ कि एक बार तुमने दिल्ली अंडरवर्ल्ड के किंग दल सिंह पांडा को जिंदा जला डाला था। उसकी बेटी, जो कि अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक थी, तुमने उसे भी मारा। वह अलग किस्सा था। कुछ भी हो, तुमने यह सब किया था, जबकि उनकी ताकत आज के गजानन जितनी ही थी। निजाम तो याद होगा तुम्हें। सिर्फ 100 रुपए की खातिर तुमने दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बादशाह निजाम को तबाह करके उसे भी मार दिया था। वह चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका था, और उसकी ताकत भी गजानन जितनी ही थी। जरूरी नहीं कि हर बार मुझे सफलता ही मिले। इन लोगों से मेरी जाति दुश्मनी पैदा हो गई थी, तभी तो यह सब मुझे करना पड़ा था। किसी के लिए इतने खतरनाक लोगों से झगड़ा मोल लेना छोटी बात नहीं है। गजानन ने तुम्हें परेशान कर रखा है, तो जाहिर है वह तुम्हारी टक्कर का होगा। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह रहा था। हाँ, गजानन किसी भी तरह मुझसे कम नहीं। वह मुंबई के बदमाशों को मोटी मोटी रकमें देकर उन्हें अपनी तरफ मिलाकर मेरे खिलाफ फौज इकट्ठी करता जा रहा है, ताकि आने वाले कल में वह मेरा मुकाबला कर सके, मेरे सामने कमजोर न पड़े। मेरे खिलाफ धीरे धीरे वह अपना किला मजबूत करता जा रहा है। देवराज, अंडरवर्ल्ड में यह सब तो चलता ही है, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मानता हूँ चलता है, सूरज प्रताप ने सिर हिलाया और पूर्वता लहजे में कहा। तभी तो मैं तुम्हें गजानन के खिलाफ खड़ा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि गजानन की ताकत इकट्ठी होने से पहले ही उसे बिखेर कर रख दूं, अपने दुश्मन को सिर उठाने से पहले ही खत्म करवा दूं, ताकि वह मेरे कमाई के धंधों में अपना हाथ ना डाल सके। तुम यह काम करो देवराज चौहान, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा और साथ ही तुम्हारा एहसान भी मानूंगा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। मैं पहले ही कह चुका हूँ सूरज प्रताप सिंह, गजानन से टकराने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मत भूलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दे रहा हूँ। दौलत इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं सूरज प्रताप। मुझे पूरा विश्वास है कि गजानन से तुम आसानी से निपट लोगे। यह सब करना ही तो तुम्हारा पेशा है। दौलत कमाना तुम्हारा उद्देश्य है, जो कि मैं तुम्हें ढेर सारी दे रहा हूँ। साथ ही भविष्य में मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। सौदा बुरा नहीं है देवराज चौहान। अगर यह काम नहीं करोगे तो कुछ और करोगे दौलत के लिए। जान का खतरा तो उसमें भी होगा, फिर इसमें क्या बुराई है? सोच लो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देवराज चौहान सूरज प्रताप का चेहरा देखता रहा। सूरज प्रताप की निगाह एयरपोर्ट की इमारत पर टिकी रही। उसका चेहरा पहले की तरह गंभीर और शांत था। कोई उत्तेजना नहीं, कोई उत्सुकता नहीं। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। और इस काम में गजानन के खिलाफ तुम मेरी क्या सहायता करोगे? कुछ भी नहीं। दिल्ली में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। गजानन के खिलाफ तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। वहां पर मेरा कोई सर्कल नहीं है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कश लिया। सूरज प्रताप,
इस समय मैं तुम्हें कोई भी फाइनल जवाब नहीं दे सकता। मेरा दोस्त जगमोहन दिल्ली में है और वह शायद किसी मुसीबत में है। उसका मामला निपटाने के बाद ही मैं तुम्हारी ऑफर पर सोच सकूंगा, उससे पहले नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। सूरज प्रताप सिंह के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान उभरी। मुझे तुम्हारे मुंह से हाँ सुनने में कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी बात का अंदाज बता रहा है कि तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो चुके हो। जितनी दौलत कहोगे मिल जाएगी, इस बारे में तो परवाह ही मत करना। अगली मुलाकात तुम करोगे या मैं खुद ही तुमसे मिल लूं? मैं खुद ही तुमसे मिल लूंगा, देवराज चौहान ने कहा। अच्छी बात है। और कुछ? कुछ नहीं। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा और होठों से गहरी सांस निकल गई। जिस प्लेन से उसे दिल्ली जाना था, उसे फ्लाई किए 10 मिनट हो चुके थे। तभी सूरज प्रताप ने हाथ उठाकर इशारा किया। इशारे के जवाब में आधे मिनट के पश्चात ही शहजाद खान उनके पास आ पहुंचा। यह लीजिए। शहजाद खान छोटा सा लिफाफा देवराज चौहान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। आपका दिल्ली का टिकट। फ्लाइट का कुछ देर आपको अवश्य इंतजार करना पड़ेगा। इसका मुझे सख्त अफसोस है। आपसे बात करना जरूरी था, वरना हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। देवराज चौहान ने लिफाफा थाम लिया। सूरज प्रताप ने देवराज चौहान पर निगाह डाली, फिर आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठते हुए दरवाजा बंद किया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब से निकालकर शहजाद खान को थमा दी। शुक्रिया, शहजाद खान ने मुस्कुराकर कहते हुए जेब में रिवॉल्वर डाली और पलटकर कार की तरफ बढ़ गया। फिर देखते ही देखते वह ड्राइविंग सीट पर बैठा। कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पार्किंग से बाहर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। देवराज चौहान कार को जाते देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर टांगों के पास रखे ब्रीफकेस को उठा लिया, जिसे शहजाद खान रख गया था। फिर टिकट वाले लिफाफे को देखते हुए एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव छाए हुए थे। सुबह 4 बजे देवराज चौहान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। आंखों में नींद अवश्य भरी थी, परंतु उसकी सोने की इच्छा नहीं हो रही थी। टैक्सी से वह सीधा पार्क व्यू होटल पहुंचा। होटल के मुख्य द्वार पर ही टैक्सी रुकवाकर उसे किराया दिया और आसपास देखा। पल भर में उसे महसूस हो गया कि अंधेरे में चंद साए मौजूद हैं। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया, होठ भींच गए। टैक्सी अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। देवराज चौहान ने अपने कदम होटल के भीतर की तरफ बढ़ा दिए। सतर्क निगाहें बार बार हर तरफ घूम रही थी। वह होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां पर 30-35 बरस का युवक मौजूद था, जिसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, परंतु अपनी ड्यूटी के प्रति वह पूरी तरह सजग था। रिसेप्शन के काउंटर के साथ टेक लगाए जो व्यक्ति खड़ा था, वह देवराज चौहान की निगाहों में खटका। 40 बरस का वह सख्त चेहरे वाला व्यक्ति था और उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह ठीक आदमी नहीं है। यानी कि केतन ठाकर ने ठीक कहा था कि होटल के आसपास कुछ लोग जगमोहन की तलाश में भटक रहे हैं। देवराज चौहान ने उसे भरपूर निगाहों से सिर से पांव तक देखा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने अदब भरे स्वर में पूछा। तुम रिसेप्शनिस्ट हो? देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में पूछा। जी हाँ। और यह साहब कौन है? देवराज चौहान ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। यह सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर छाई कठोरता और बढ़ गई। यह रिसेप्शनिस्ट ने फौरन संभल कर कहा, अपने किसी पहचान वाले का इंतजार कर रहा है। देवराज चौहान ने उस बदमाश टाइप व्यक्ति को सख्त निगाहों से देखा। फिर रिसेप्शनिस्ट से बोला, एक कमरा बुक करो। ऐसी जगह कमरा हो जहां से बाहर का नजारा भी नजर आए। जी हाँ, अभी लीजिए, ऐसा कमरा अभी खाली पड़ा है। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर खोलते हुए कहा। यह कमरा वास्तव में आपको बहुत पसंद आएगा। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर उसकी तरफ सरका दिया। देवराज चौहान ने रजिस्टर भरा। अपना नाम उसने राजीव गुलाटी ही लिखा। काउंटर से टेक लगाए खड़ा व्यक्ति अभी भी नापसंदगी भरी निगाहों से उसे देख रहा था। रूम नंबर 12, मैं अभी वेटर को आपके साथ करता हूँ, कहकर रिसेप्शनिस्ट ने बेल बजाई तो 2 पल में ही वेटर वहां हाजिर हो गया। साहब को 12 नंबर कमरे में ले जाओ। देवराज चौहान वेटर के साथ रूम नंबर 12 में पहुंचा। खिड़कियां खोलकर बाहर झांका। होटल के सामने वाला हिस्सा अंधेरे में डूबा स्पष्ट नजर आ रहा था।
इतनी दूर से उसे अंधेरे में कोई आदमी नजर नहीं आया जिन्हें वह पहले ही बाहर देख चुका था। वह पलटा तो वेटर मुस्कुराकर बोला, कमरा पसंद आया? हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने 50 का नोट उसके हाथ पर रख दिया। वेटर की बाँछें खिल गई। यहाँ रिसेप्शनिस्ट पर बनारसी दास भी होता है कि नहीं? होता है साहब। वेटर ने नोट को फौरन जेब में डाला। उसकी ड्यूटी दिन की है। वह मेरी पुरानी पहचान वाला है। कब आता है ड्यूटी पर? दोपहर 2 से रात 10 बजे तक। लेकिन कल रात तो वह रात की ड्यूटी पर था। मेरी फोन पर उससे बात हुई थी। जी हाँ, कल रात बनारसी दास ने डबल शिफ्ट की थी, वेटर बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तो अब वह दोपहर को आएगा? जी साहब। लेकिन मैं उससे पहले मिलना चाहता हूँ। कहाँ रहता है वह? घर का पता तो मुझे मालूम नहीं। मालूम करूं साहब? हाँ करो, लेकिन यह बात तुझसे आगे नहीं जाए, समझे? समझा साहब। कुछ चाय पानी लाऊं साहब? सिर्फ एक कॉफी। जी। वेटर ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और खिड़की पर खड़ा होकर बाहर अंधेरे में झांकने लगा। उसकी निगाहें वहां फैले आदमियों को तलाश कर रही थी। सुबह 9 बजे चंद घंटे सोने के पश्चात देवराज चौहान तैयार होकर होटल से बाहर निकला। वहां फैले कई दादा उसे नजर आए। चेहरे रात वाले नहीं थे, बदले हुए थे। वह टैक्सी में बैठा और ड्राइवर को जगह का पता दिया। उसकी जेब में बनारसी दास का पता था, जो कि वेटर से उसे हासिल हुआ था। उससे मिलना जरूरी था, तभी मालूम हो सकता था कि जगमोहन के साथ क्या हादसा हुआ है। पार्क व्यू होटल क्नाट प्लेस में था। वहां से तिलक नगर पहुंचने में उसे करीब पौन घंटा लगा। तिलक नगर चौराहे पर मौजूद टंकी के पास ही उसने टैक्सी छोड़ दी। उसके बाद वह पते के सहारे बनारसी दास का घर तलाश करता हुआ आधे घंटे के पश्चात उसके घर पहुंचा। वह किराए पर रहता था, बरसाती में। देवराज चौहान ऊपर पहुंचा। बरसाती का दरवाजा बंद था। उसने बेल मारी, दूसरी बार मारी, तीसरी बार बेल देने पर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाले के चेहरे पर उखड़ेपन और गुस्से के भाव थे। वह नींद से सोता हुआ उठकर आ रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि अभी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया। दिन के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। मैं सोऊं या जागूं, तुम्हें क्यों ऐतराज है? उसने तीखे स्वर में कहा। खामखा आकर नींद हराम कर दी। मैं खामखा नहीं आया। बनारसी दास ने उसे सिर से पांव तक निहारा। कौन हो? मैंने पहले कभी नहीं देखा। केतन ठाकर को जानते हो ना? केतन ठाकर कौन है? बनारसी दास की आंखें सिकुड़ गई। मुंबई वाला, आर्या निवास वाला। हाँ तो? केतन ठाकर ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वह बोलता था, मेरा नाम ले लेना, बनारसी दास तुम्हारा सारा काम कर देगा। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे होटल गया। वहां तुम नहीं थे। फिर किसी तरह तुम्हारा यहाँ का पता लिया और आ गया। बनारसी दास ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, आधी रात को केतन ठाकर का फोन आया था। बहुत मस्त आदमी है वह। मैंने उसका 4,000 रुपया देना है, लेकिन उसने कभी नहीं मांगा। परंतु रात को वह 4,000 याद दिला रहा था। मुझे हैरानी हुई कि उस जैसा इंसान मुंबई से दिल्ली फोन करके मुझे 4,000 याद दिला रहा है। लेकिन बाद में चक्कर समझ में आया। सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे? देवराज चौहान मुस्कुराया। बनारसी दास ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, तुम्हारा नाम क्या है? राजीव गुलाटी। हाँ, केतन ठाकर ने यही नाम बताया था। आओ भीतर आ जाओ। वह पीछे हट गया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। कमरा क्या, मुर्गी खाना था। बीच में 2 पुरानी सी कुर्सियां मौजूद थी और कमरे के बीचों बीच रस्सी बंधी हुई थी, जिस पर ढेर सारे पुराने कपड़े लटके हुए थे। बैठो बैठो। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, तो तुम केतन ठाकर के विषय में क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि बाद में मुझे समझ आया कि केतन ठाकर ने मुझे 4,000 की याद क्यों दिलाई। वह कह रहा था कि उसका खास दोस्त राजीव गुलाटी उससे मिलेगा। वह जो भी कहे उसका काम करना है। उसका मतलब था कि अगर मैं उसकी बात मानूं तो 4,000 छोड़ देगा। कहकर बनारसी दास मुस्कुराया। अब केतन साहब को समझ होनी चाहिए कि मेरी औकात जैसा आदमी 4,000 वापस कैसे दे सकता है। वह बेशक मेरी सारी उम्र मेरे नाम के 4,000 अपने खाते में लिख कर रखे। इसमें मेरे नाम वारंट तो जारी होने से रहा।
देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट सुलगाई। खैर कहो, बनारसी दास ने सिगरेट सुलगाई। जो भी हो, केतन ठाकर की बात तो मैं टाल नहीं सकता। कभी उसने मेरा पेट भरा था, वह मेरे बहुत काम आया था। 2 पलों तक देवराज चौहान खामोश रहा। बनारसी दास की प्रश्न भरी निगाह उस पर ही टिकी थी। तुम्हारे पार्क व्यू होटल में पिछले सप्ताह रूम नंबर 24 में जगमोहन नाम का व्यक्ति ठहरा था। 24 जगमोहन। बनारसी दास की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसके बारे में तो केतन साहब ने भी फोन पर पूछा था। बात क्या है? उसमें क्या दिलचस्पी है तुम्हारी? वह मेरा दोस्त है। मुंबई में आर्य निवास में हम दोनों ठहरे हुए थे। दिल्ली में कोई काम था तो वह 2 दिन के लिए आया था, लेकिन वापस नहीं पहुंचा। उसकी कोई खबर भी नहीं आई। बनारसी दास के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। तुमने उसके बारे में थोड़ा सा केतन साहब को बताया था? पूरा नहीं। मैं उसी सिलसिले में तुम्हारे से जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। वह कहाँ है? क्या हुआ है उसके साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन केतन ठाकर को फोन पर तुमने बताया था कि... नहीं मालूम क्या बताया था। मैं उस बात को भूल चुका हूँ। बनारसी दास ने गंभीर स्वर में कहा। यह खतरनाक मामला है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिक्र मत करो, जो बात तुम्हारे मुंह से निकलेगी वह मुझ तक ही रहेगी। बोला ना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हें केतन ठाकर ने मेरी सहायता करने को कहा था, इस बात को भूल गए? याद है। बनारसी दास कुछ व्याकुलता से बोला। लेकिन अपने दोस्त के बारे में सुनकर भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वे बहुत खतरनाक लोग हैं गुलाटी साहब। उनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैंने किसी से मुकाबला नहीं करना, देवराज चौहान ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हादसा गुजरा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मजबूरन मुझे केतन ठाकर को फोन करना पड़ेगा और वह चंद घंटों में तुम्हारे सामने होगा। बनारसी दास आहत भाव से देवराज चौहान को देखने लगा। तभी कमरे में फोन की घंटे की आवाज गूंज उठी। देवराज चौहान को हैरानी हुई कि उस मुर्गा खाने में फोन कहां से आ गया और उसे नजर भी नहीं आया। उसके देखते ही देखते बनारसी दास ने एक तरफ पड़े कपड़ों का ढेर हटाया तो नीचे से फोन प्रकट हुआ। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। हेलो। बनारसी दास ने रिसीवर उठाया। 2 पल उधर की सुनता रहा, फिर झल्लाकर बोला। दे दूंगा। मरी क्यों जा रही हो? हाँ हाँ, 1-2 दिन में इंतजाम कर दूंगा। पहले कभी तेरे पैसे मारे हैं? ले लियो 1 आध दिन में। इस बारे में अब फोन मत करना। झल्लाकर कहते हुए बनारसी दास ने रिसीवर रख दिया। फिर देवराज चौहान को देखकर उखड़े स्वर में बोला। साली अपनी रात की कीमत मांग रही है। हमेशा देता हूँ। कल कुछ नशे में था और जेब खाली थी, नहीं दिए तो फोन कर दिया। अब की बार जाकर सीधा करूंगा। कल रात तो तुम ड्यूटी पर थे। ड्यूटी सारी रात तो चलती नहीं। यह फोन यहाँ कैसे? तुम्हारी हैसियत फोन की तो बिल्कुल भी नहीं है। होटल वालों ने लगाया है ताकि इमरजेंसी में जब कोई रिसेप्शनिस्ट ऐन मौके पर ड्यूटी पर नहीं आए तो वह फोन करके मुझे बुला सके। इसका बिल भी वही चुकता करते हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला। इस फोन वाली को कितना देना है? तुम्हें क्या मतलब? मैं चुकता कर देता हूँ, मेरे से लेकर उसे दे दो। कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से पर्स निकालकर हाथ में ले लिया। ठसाठस भरे नोटों पर बनारसी दास की निगाह ठहर गई। जानबूझकर देवराज चौहान ने यह हरकत की थी। केतन ने बताया था, बनारसी दास लालची किस्म का आदमी है और अब वह जगमोहन के बारे में बताने से हिचक रहा था। कितना देना है छोकरी को? देना तो... बनारसी दास ने लंबी सांस ली। ज्यादा है, लेकिन तुम दे रहे हो तो 2000 दे दो, बाकी अपने आप निपटूंगा। देवराज चौहान ने 2000 उसे दे दिया, जबकि वह जानता था बनारसी दास के साथ सोने वाली छोकरियां 200 से ज्यादा लेने वाली नहीं हो सकती। बनारसी दास ने नोटों को जेब में ठूसा। अब उसका मूड सुधरा नजर आ रहा था। हाँ तो बनारसी दास, तुम मेरे दोस्त के बारे में बताने जा रहे थे। हाँ, वह जो 24 नंबर कमरे में ठहरा था। बनारसी दास ने सिर हिलाया। वही। मेरा नाम तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। गुलाटी साहब, बनारसी दास धीमे स्वर में बोला। आपके दोस्त के पास कुछ था, कोई रकम वगैरह। यह बात कुछ बदमाश जान गए और उसके पीछे रकम छीनने को पड़ गए। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता की परत बिछती चली गई। फिर आपके दोस्त ने डट कर उनका मुकाबला किया,
यहाँ तक कि बदमाशों के 3 आदमियों को आपके दोस्त ने सरेआम गोली से उड़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ खास कुछ भी मालूम नहीं, कोई बात सुनने में नहीं आई, परंतु वह बदमाश पहुंच वाले हैं और अभी भी आपके दोस्त की तलाश में हैं। पार्क व्यू होटल के भीतर और बाहर फैले लोग आपके दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। मतलब वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है? जाहिर है, अगर पकड़ा गया होता तो वह अभी भी उसकी तलाश में क्यों भटक रहे होते? और वह रकम मेरे दोस्त से वो बदमाश छीनकर ले गए कि नहीं? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सुनने को कुछ नहीं मिला। अब कहाँ है मेरा दोस्त? मुझे क्या मालूम, कुछ आइडिया? नहीं, लेकिन इतना तो जाहिर है कि वह कहीं छिपा बैठा है। बनारसी दास ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, आंखों में सख्ती के भाव थे। वे बदमाश कौन है? बदमाश बदमाश होते हैं, वे कौन का क्या मतलब? बनारसी दास फौरन बोला। बदमाश बदमाश होते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वह 2, 4, 5, 7 के ग्रुप में होते हैं। इतने ज्यादा नहीं होते कि 24 घंटे होटल के गेट मंडराते रहें या फिर शहर भर में किसी की तलाश करते फिरें। और फिर उनमें से एक बदमाश को तो मैं होटल के रिसेप्शन पर खड़े देख चुका हूँ। उसे देखकर साफ लगता है कि वह राह चलता बदमाश नहीं। बनारसी दास कुछ नहीं बोला। चुप क्यों हो गए? बनारसी दास ने फिर कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने जेब से पर्स निकाला और 1000 रुपया निकालकर उसे थमाया। यह क्या? बनारसी दास ने नोटों को फौरन थाम लिया। आज रात उस छोकरी के पास मेरी तरफ से, लेकिन वह तो 2000 लेती है। उसके पास मत जाना, 1000 वाली के पास चले जाना। बनारसी दास ने तुरंत नोटों को जेब के हवाले किया। मन ही मन वह खुश था कि 3000 रुपया सुबह सुबह उसकी झोली में आ गिरा। तुम बता रहे थे कि वे ढेर सारी बदमाश कौन है जो मेरे दोस्त के पीछे हैं। मेरा नाम तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। वह गजानंद का आदमी है। गजानंद? देवराज चौहान जोरों से चौंका। हाँ, शायद तुम गजानंद को नहीं जानते। वह बहुत डेंजर आदमी है, खतरनाक है। आज की तारीख में दिल्ली में बहुत पावर है उसकी। समझो दिल्ली का दादा है वह। उसके बारे में तो गलत सोचना भी अपनी मौत को दावत देना है। तुम्हारे दोस्त ने उसके आदमियों को मारकर गलती की है। समझदार होता तो चाहे जैसे भी सुलह सफाई से मामला निपटा लेता। रकम मेरे दोस्त के पास थी बनारसी दास, उसे छीन रहे थे गजानंद के आदमी। इसमें सुलह सफाई की बात कहां से आ गई? झगड़ा तो होना ही था। बनारसी दास ने कुछ नहीं कहा। गजानंद के आदमियों को रकम छीनने जैसा काम नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने ऐसा किया है तो रकम अवश्य मोटी होगी। हाँ, मोटी तो थी ही। देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। कितनी मोटी? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। बनारसी दास बेचैनी भरी निगाहों से देखे जा रहा था। हेलो, संबंध बनते ही देवराज चौहान बोला। ओम प्रकाश चौधरी से बात कराओ। आप कौन है? दूसरी तरफ मर्दाना स्वर था। चौधरी से पूछ लेना, बात कराओ, देवराज चौहान ने उखड़े स्वर में कहा। कुछ पलों के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। बनारसी दास टुकुर टुकुर उसे देखे जा रहा था। फिर चंद क्षणों के उपरांत ओम प्रकाश चौधरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है? मैं हूं, आवाज पहचान लो। मैं कौन? चौधरी के स्वर में असमंजसता थी। अपना नाम बताओ। नाम बता सकता तो पहले ही बता देता। अभी मैं अपना नाम दोहराना नहीं चाहता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बस यह जान लो कि कुछ समय पहले मैंने तुम्हारा बहुत ही मोटा काम निपटाया था, तुम्हारी जान बचाई थी, और उसकी कीमत कुछ दिन पहले मेरा दोस्त लेने आया था। देवराज चौहान? ओम प्रकाश का स्वर अब चौंका हुआ था। हाँ, मेरे लायक सेवा बताओ। रकम तो तुम्हारा दोस्त ले गया, पूरे 50 लाख। मालूम है मुझे। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। बात हम दोनों के बीच में थी। तुमको 50 लाख देना था और जगमोहन ने लेना था। फिर बीच में गजानंद कहां से आ गया? मैं समझा नहीं। इस बार चौधरी की आवाज में धीमापन आ गया था। ओम प्रकाश चौधरी, देवराज चौहान के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। तुम सब कुछ जानते हो और समझते हो। अगर नहीं जानते तो मुझे अभी तुम्हारे पास आना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बोलो, गजानंद को कैसे मालूम हुआ कि जगमोहन के पास मोटी रकम है?
मैंने नहीं बताया उसे, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैंने पूछा है उसे मालूम कैसे हुआ? देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी उभरी। उस वक्त जब जगमोहन मुझसे रकम ले रहा था, चौधरी ने लंबी सांस लेकर कहा, तब गजानन का आदमी किसी काम के लिए मेरे पास आया हुआ था। तो यह बात है। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से धड़क कर स्याह हो रहा था। ओम प्रकाश चौधरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। रकम नोटों में थी, सिर्फ 5 लाख नोटों की शक्ल में थे। 45 लाख का जगमोहन ने सोना लेना पसंद किया था। यह सारा सामान बड़े से सूटकेस में था। चौधरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मालूम है ना जगमोहन के साथ क्या हो रहा है? देवराज चौहान ने दांत पीसे। हाँ, परंतु अभी वह गजानन के हाथ नहीं आया, ना वह और ना पैसा। तुम्हें गजानन को मना करना चाहिए था। यह ठीक है कि गजानन से मेरे बिजनेस रिलेशन है, परंतु जगमोहन के साथ वह जो भी कर रहा है उसका जाति मामला है, और गजानन कभी भी पसंद नहीं करेगा कि उसके जाति मामले में कोई बंदा सलाह दे। मैं बिना वजह उससे दुश्मनी लेने के हक में नहीं हूँ। देवराज चौहान का चेहरा धधक रहा था। जगमोहन के बारे में कोई खबर है तुम्हारे पास? सिर्फ इतनी कि गजानन के आदमी उसे तलाश कर रहे हैं और वह छिपा पड़ा है। कहीं उसने तुमसे संबंध बनाने की चेष्टा तो नहीं की? कोई फोन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गजानन से कहाँ मिल सकता हूँ? कहीं भी नहीं। तुम जानते हो चौधरी, उससे मिलना जरूरी है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान, वह गजानंद है, दिल्ली का दादा। मेरे जैसे नहीं कि उससे जाकर मुलाकात कर लो। वह वैसे भी तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा। गजानंद उसी से मिलता है जिससे कि उसे खुद काम हो। देवराज चौहान की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। तुम मुझे उसका पता दो। मेरे पास उसका पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ रहता है। शायद ही कोई जानता हो, या फिर वह जो उसकी खासम खास है। उसका ठिकाना हर कोई नहीं जानता। इस मामले में वह सतर्क रहता है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो चौधरी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे 2 नंबर के धंधे गजानन के साथ बंधे हैं। तुम? यह ठीक है कि मैं गजानन के साथ 2 नंबर के धंधे करता हूँ, लेकिन मुझसे बात करने गजानन नहीं आता। मैंने आज तक गजानन से बात नहीं की। मेरा संबंध सिर्फ उसके आदमियों से है। उन्हीं से मेरा लेन देन चलता है और नाम होता है गजानन का। उससे संबंध स्थापित करने का तुम्हारे पास क्या जरिया है? सिर्फ फोन नंबर, जो कि उसके खास आदमियों में से एक का है। क्या नंबर है? तुमने नंबर मुझसे ले लिया है। उन्हें जब मालूम होगा तो वह इसे अच्छा नहीं समझेंगे। नहीं मालूम होगा। तुम नंबर बताओ। ओम प्रकाश चौधरी ने गहरी सांस लेकर फोन नंबर देवराज चौहान को बता दिया और बसंत कुमार नाम बताया, गजानन के खास आदमी का। एक बात कहूँ? क्या? गजानन की ताकत बहुत है, उससे पंगा मत लेना। समझदारी इसी में है कि जगमोहन को तलाश करके 50 लाख के साथ चुपचाप दिल्ली से निकल जाओ। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिसीवर नीचे रख दिया। बनारसी दास की निगाह उसी पर थी। उसने देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भावों को देखकर अंदाज लगा लिया था कि यह एक खतरनाक आदमी है। देवराज चौहान ने तुरंत अपने चेहरे पर छाए भावों पर काबू पाया। क्या देख रहे हो? एकाएक देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया। देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। बनारसी दास ने मुंह लटकाकर कहा। क्या? एक 500 का खर्चा याद आ गया है, और 500 की गुंजाइश है या नहीं? तुम्हारा क्या है? उसके बाद भी 500 का खर्चा पड़ जाएगा। यह तो नहीं, फिर और खर्चा नहीं है। सोच लो। सोच लिया, पक्का। देवराज चौहान ने जेब से पर्स निकाला और 500 उसे थमा दिए। बनारसी दास ने खी खी करके फौरन नोट को जेब में डाल दिया। 12 बज रहे हैं, अब मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होना है। वह बोला। तैयार हो जाओ, मेरे कारण तुम्हें देर नहीं होगी। बनारसी दास ने सिर हिलाया और बाथरूम में घुस गया। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाकर ओम प्रकाश चौधरी का दिया हुआ नंबर डायल किया, जो कि गजानन के खास आदमी का था। फोन की घंटी बजते ही दूसरी तरफ से फौरन रिसीवर उठाया गया। हेलो, भारी मर्दाना स्वर उसके कानों में पड़ा। बसंत कुमार से मेरी बात कराओ, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। बसंत कुमार को जानते हो? दूसरी तरफ से आने वाला स्वर तीखा हो गया। जानता नहीं, समझ लो। तो फिर यह नहीं मालूम कि बसंत कुमार साहब हर किसी से यूं ही सीधे सीधे बात नहीं करते? क्यों?
उसने भी खुद को गजानन समझ रखा है क्या? देवराज चौहान की आवाज कड़वी थी। क्यों बेकार की बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से अब कठोर स्वर आया। बसंत साहब से बात करनी है तो अपना नाम, पता, काम बोलो। उसके बाद यह तय होगा कि तुम्हारी बात कराई जाए कि नहीं। मेरा नाम, पता, काम तुम जैसे चमचों को नहीं मालूम होने वाला। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। मैं बसंत कुमार से उस आदमी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ जिसने गजानंद के 3 आदमी शूट किए हैं और अभी तक वह हाथ नहीं आया और ना ही 50 लाख का माल। क्या करनी है उसके बारे में बात? अब की बार आने वाली आवाज में सतर्कता का पुट था। आगे की बात बसंत कुमार से ही होगी। कहीं तुम उसका पता तो नहीं बताना चाहते कि वह कहाँ छिपा है? अगर ऐसा है तो बता दो, तुम्हें मुनासिब इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ से फौरन कहा गया। फोन रख दूं? ठहरो। इसके साथ ही लाइन पर खामोशी छा गई और फिर कुछ देर बाद लाइन पर नया स्वर उभरा जिसमें अधिकार का पुट था। हाँ, मैं बसंत कुमार बोल रहा हूँ। तुम गजानंद के खास आदमी हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, उसके कुछ खास आदमियों में से एक हूँ। तुम कौन हो? मुझे राजीव गुलाटी कहते हैं। यह नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? मिल गया। तुमने मेरे आदमी को बताया कि तुम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हो? हाँ। जानते हो वह 50 लाख के साथ कहाँ छिपा हुआ है? बताने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। उसका नाम जानते हो? पार्क व्यू होटल में तो उसका नाम जगमोहन लिखा था। हाँ, उसका नाम जगमोहन ही है। देवराज चौहान होठ भींचकर कह उठा। वह मेरा दोस्त है। आगे कहो। इस बार बसंत कुमार के स्वर में बदलाव था। मैंने यह कहने के लिए फोन किया है कि जगमोहन का पीछा छोड़ दो। इस तरह किसी के हाथ से कुछ छीनना टुच्चों का काम है। गजानन जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। राजीव गुलाटी, मुझे लगता है तुम पागल इंसान हो। बसंत कुमार की आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। अगर तुम मेरे सामने होते तो शायद जिंदा नहीं रहते। इस समय मैंने तुम्हारी नहीं, अपनी सुनाने के लिए फोन किया है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। जगमोहन का पीछा छोड़ रहे हो या नहीं? हाँ या नहीं? पीछा छोड़ना तो दूर, वह बहुत बुरी मौत मरेगा। उसने हमारे 3 आदमियों को शूट किया है और जो हमारे आदमियों की तरफ आंख उठाकर देखता है वह जिंदा नहीं रहता। अपना नहीं देखते? तुम ढेर सारे लोग उससे उसका माल छीन रहे हो, उसकी जान लेने पर उतारू हो, तो क्या उसे अपनी जान माल बचाने का भी हक नहीं? अब बात आगे ना ही बढ़े तो अच्छा है। बहुत खूब। शायद यह शब्द तुम बसंत कुमार को कह रहे हो, मिस्टर राजीव गुलाटी। हाँ, राजीव गुलाटी। बसंत कुमार की आवाज में व्यंग और जहरीलापन था। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, जो मेरे सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर समझदार हो तो अपने दोस्त को हमारे हवाले कर दो या फिर उसका पता बता दो। बदले में 10 लाख तुम्हें और साथ में पीठ पर गजानंद का हाथ मिलेगा। कोई तुम्हारी तरफ आंख टेढ़ी करके भी नहीं देख सकेगा। तुम तो अपना पाठ मुझे पढ़ाने लग गए। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। समझदार इंसान वही पाठ पढ़ता है जिससे उसे आसानी हो और समझ में जल्दी आ जाए। इसका मतलब मेरा पाठ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि जगमोहन का पीछा छोड़ दो। तुम्हारा पाठ खोखला है। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और हम पूरी दिल्ली तबाह कर सकते हैं। तुम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा या मेरे दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं? तुम कुत्ते! पूरी बात तो सुन लो। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में अपनी बात जारी रखते हुए कहा। किसी की बात को एक ही बार बर्दाश्त किया जा सकता है, बार बार नहीं। जबकि मुंबई में वह 2 बार खामखा मेरी ठुकाई करवा चुका है, ऐसी कि अभी भी उसका असर मेरे बदन में है। यह बात सिर्फ चंद रोज पहले की है, लेकिन अब जो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है वह सरासर गलत। मुंबई वाला क्या किस्सा है? बसंत कुमार ने उसकी बात काटकर पूछा। खुलासा बताने की मैं जरूरत नहीं समझता, क्योंकि गजानंद इस बात को अच्छी तरह जानता है। मेरे ख्याल में तो मैं मुंबई में गजानंद को देख चुका हूँ और वह मुझे। देवराज चौहान अपने शब्दों पर जोर देकर कह रहा था। गजानंद 2-4 दिन पहले मुंबई गया था? हाँ, तो फिर समझो मैंने ठीक कहा है। हम दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। मुझे तुम्हारी बात ठीक तरह से समझ नहीं आ रही। बसंत कुमार की आवाज आई। तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं।
गजानन का पता क्या है? कहाँ रहता है वह? यह बात किसी को भी नहीं बताई जाती। उसका फोन नंबर बता दो। वह भी नहीं बताया जाता। गजानन साहब से सीधी बात करना असंभव है। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो या किसी दूसरे से। समझ में आई बात? आई। देवराज चौहान के जबड़े कस गए। अब मैं भी जो बात कह रहा हूँ उसे भी तुम बहुत अच्छी तरह समझ लो। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त जगमोहन का पीछा छोड़ दो। उसके पास पैसा उसका ही नहीं, मेरा भी है। मेरा नाम राजीव गुलाटी है। गजानन से फोन पर बात करो और उसे सब कुछ बताओ, और यह भी बताओ कि मैं वही आदमी हूँ जिसे उसने मुंबई की कालबा देवी रोड के फुटपाथ पर अपने आदमियों से पिटवाया था। उसके बाद तब ठुकाई करवाई थी जब मैं नर्सिंग होम से अपनी मरहम पट्टी करवाकर और सूरज प्रताप सिंह के बेटे करण सिंह से मिलकर बाहर निकला था। इतना बताने पर वह मुझे अच्छी तरह पहचान लेगा, और यह इत्तेफाक ही है कि दिल्ली में मेरे दोस्त को गजानन के आदमियों ने घेर लिया। मैं इतना सीधा नहीं हूँ जितना कि उसने मुझे मुंबई में देखा था। चुप रहने की भी हद होती है। दिल्ली में तुम लोग मेरे दोस्त के साथ जो कुछ कर रहे हो वह सरासर नाजायज है। जगमोहन की तरफ से अपने हाथ खींच लो, वरना गजानन के हक में अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं शुरू हो गया तो फिर रुकने वाला नहीं। यह सब मैं गजानन साहब से कहूँ? बसंत कुमार के स्वर में कड़वाहट थी। हाँ, उसे कहो कि मैंने यह सब कहा है। राजीव गुलाटी ने कहा है। मुंबई की भी सारी बातें उसे बता देना। मुझे जवाब चाहिए। मैं 10 मिनट बाद फिर फोन करता हूँ। समझ गए ना? 10 मिनट बाद मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वह जगमोहन के मामले से हाथ खींच रहा है कि नहीं। दरिंदगी भरे लहजे में कहते हुए देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे दहक रहे थे। हाथ मुट्ठियों की शक्ल में सख्ती के साथ भिंच गए थे। तभी बनारसी दास की आवाज सुनकर उसकी विचारधारा भंग हुई। क्या हुआ गुलाटी साहब? उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही देवराज चौहान ने अपने चेहरे पर छाए भावों पर काबू पाया और होठों पर मुस्कुराहट लाकर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप गुस्से में थे, इतने कि मैं बता नहीं सकता। वहम है तुम्हारा। मैं गुस्से में नहीं था, मेरी शक्ल ही ऐसी है। देवराज चौहान हंसा। बनारसी दास गहरी सांस लेकर रह गया। अब मेरे चलने का समय हो गया है। उसने प्रश्न भरी निगाह से देवराज चौहान को देखा। तुमने कपड़े तो पहने नहीं? कपड़े पहनने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। देवराज चौहान ने घड़ी में समय देखा। दोपहर का 1 बज रहा था। तुम जाओ बनारसी दास, अभी मैं कुछ देर यहीं रहूंगा। आप यहाँ? वह चौंका। क्यों? मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ नहीं रह सकता। मैं किसी गैर आदमी को अपने घर में नहीं छोड़ सकता। बनारसी दास बोला। मैं गैर आदमी हूँ? हाँ, गैर आदमी, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा, जिससे तुम रुपया भी ऐंठ चुके हो। वह तो मैं मुंबई वाले केतन साहब। कहानी मत डालो। मुझे 1-2 फोन फुर्सत में करने हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहरूंगा। तुम चाहो तो यहीं रुक जाओ। मैं चलते समय बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई चोर चुराना पसंद करे। अगर तुम यह सोचो कि अब फिर तुम्हें 1500 रुपया दे दूंगा तो भूल है तुम्हारी। नहीं नहीं, और पैसा मांगने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बनारसी दास ने सक पकाकर कहा। तो फिर जाओ, जाते समय मैं दरवाजे बंद कर दूंगा। भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा। बनारसी दास ने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। उसके बाद करीब 20 मिनट बाद रिसीवर उठाकर उसने बसंत कुमार का नंबर मिलाया। हेलो। इस बार रिसीवर उठाने वाला बसंत कुमार ही था। मैं राजीव गुलाटी। गजानन से बात हुई? देवराज चौहान बोला। हुई, बहुत अच्छी तरह से हुई। बसंत कुमार की आवाज में दरिंदगी का पुट था। गजानन साहब का कहना है कि मुंबई में जो तुम्हें सबक सिखाया गया वह अधूरा रहा, तभी तुम हमें धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। बहरहाल उनका कहना है कि अब तुम्हें जिंदा ना छोड़ा जाए। जिंदा ना छोड़ा जाए? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। हाँ, जगमोहन वाली बात के बारे में गजानन क्या कहता है? जो हो रहा है वही होगा। वह मरेगा और 50 लाख गजानन साहब के खजाने में। इसका मतलब गजानन ने मरने का फैसला कर ही लिया है। देवराज चौहान के स्वर में मौत की सी ठंडक थी। तुम हो कहाँ? एकाएक बसंत कुमार
भयानक स्वर में कह उठा, मेरी जान लेने का प्रोग्राम बनाना चाहते हो? देवराज चौहान मौत की सी हंसी हंसा। तुम बचोगे नहीं गुलाटी। मैं? इंतजार करो, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा नाम क्या है? राजीव गुलाटी। याद रखना, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा धधक रहा था, चेहरे पर अजीब सा पागलपन नाच उठा था। कश लेकर उसने सिगरेट फेंकी और उसे मसल कर उस छोटे से कमरे में टहलने लगा। करीब 10 मिनट टहलने के पश्चात वह किसी निर्णय पर पहुंच गया था। ठिठक कर पलटा और रिसीवर उठाकर उसने मुंबई के लिए फोन कॉल बुक कराई। अब वह सूरज प्रताप सिंह से बात करना चाहता था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।